नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश पर। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। संजय जी, स्वागत है आपका। संजय जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि अगर हम प्रधानमंत्री के संबोधन का सार समझना चाहें, या अगर कहें कि लब्बो लुआब क्या रहा, तो आपकी नज़र में क्या है वो सार? देखिए, आज का जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है जी वो एक अभिभावक का संदेश है। जी जैसे एक पिता होता है, अपने परिवार के लोगों की चिंता करता है। जी जैसे उन्होंने बातचीत ही शुरू की तो मौसम से शुरू की कि अब बरसात का मौसम आने वाला है जी और इस समय तमाम बीमारियां फैलती हैं, जी तो कैसे हमको बच के रहना है। बच के और सबसे जो बड़ी बात वो बार बार ये कह रहे हैं, लोगों को याद दिला रहे हैं जी कि आप जो है, जो कोरोना काल से उपजा हुआ संकट है जी उससे लड़ने के लिए किस प्रकार से आप अपने को बचा सकते हैं, अपने जी परिवार को बचा सकते हैं। तो एक राजनेता का इतने प्रमुख पद पर बैठने के बाद जी इन छोटी छोटी बातों की चिंता करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हम ये सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, ये क्या छोटी छोटी बातें हमें याद जी दिला रहे हैं। पर इससे पता चलता है कि उनकी चिंताएं कितनी गहरी हैं, देश के नागरिकों के लिए उनके कितना प्रेम है, किस तरह वो देश की समझ रखते हैं, किस तरह उनके मन में देश के नागरिकों के प्रति प्रेम है। तो मुझे लगता है कि आज का जो उनका भाषण है एक अभिभावक का भाषण है, जिसमें उन्होंने यह भी चिंता की कैसे जो लोग हैं उन तक राशन पहुंचेगा, कैसे उनकी चिंता होगी, कैसे गरीबों की चिंता होगी। तो मुझे लगता है कोरोना संकट के नाते जो स्थितियां पैदा हुई हैं, विकराल स्थितियां हैं, निश्चित रूप से कई जगहों पर लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग परेशान हाल हैं। पर एक राष्ट्र के नेता के नाते जो उनकी चिंताएं हैं वो एक अभिभावक की चिंताएं हैं, एक राष्ट्र के नेता की चिंताएं हैं। और मुझे लगता है उनके भाषण को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जी। उन्होंने अपने भाषण में या संदेश जो कहें, राष्ट्र के नाम संदेश में लापरवाही का भी जिक्र किया है कि लोग किस तरह से लापरवाह होते जा रहे हैं। उन्होंने 2 गज दूरी की जो बात कही, उन्होंने मास्क का जिक्र किया कि लोग अनलॉक जो हो रहा है, तो उन्होंने एक बार आगाह भी लोगों को किया कि जो लापरवाही बरत रहे हैं वो लापरवाही ना बरतें। देखिए, मुझे लगता है कि पहले दिन से ही प्रधानमंत्री ने जिस जी तरह से अपनी चिंताएं जताई जी और जिस तरह से लॉकडाउन चला, और लॉकडाउन के नाते लॉकडाउन की आवश्यकता शायद इसलिए थी कि लोग इन संदेशों को समझें। जी बावजूद इसके कई बार हमें लगता है, हमारे मन को लगता है कि हमें तो कोरोना नहीं हो सकता, बिल्कुल। हमारा कोरोना क्या करेगा। जी इस प्रकार की हमारी मानसिकता होती है और हम कई बार नियमों का पालन नहीं करते, जी अपेक्षित जरूरत से ज्यादा साहस दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, जी उसका खामियाजा भुगतते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करती, जी आप प्रभावित होंगे, आपके साथ जुड़े लोग प्रभावित होंगे, जी जी आपका परिवार प्रभावित होगा, आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति प्रभावित होगा। इसलिए लापरवाही जिस स्तर पर अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को, अपने जो साथ जुड़े लोग हैं उनको ही प्रभावित करते हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति की चिंता सबसे बड़ी ये है कि इन लॉकडाउन के दिनों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, पर आपने सीखा कितना है। अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा है तो इस लॉकडाउन का जो परिणाम है, या जो सरकार ने प्रचार अभियान पर इतना खर्च किया, फोन के माध्यम से आपको बताया गया, टेलीविजन के माध्यम से, आप जैसे चैनल रात दिन, आकाशवाणी, दूरदर्शन इतना सारा प्रयास कर रहे हैं, ये सारे प्रयासों पर पानी फिर जाएगा अगर हम लग करके और अपनी चिंता स्वयं नहीं करेंगे। क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो संक्रामक बीमारी है। इसलिए वो लगातार इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आप अपनी चिंता स्वयं करिए, अपने रक्षक आप स्वयं बनिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आखिर प्रधानमंत्री या सरकार या जो कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे योद्धा हैं वो आपकी कब तक रक्षा करेंगे। बिल्कुल। संजय जी, एक और अहम अगर हम कहें कि आपने कहा कि बिल्कुल अभिभावक की तरह उन्होंने शुरुआत जो की थी अपने संदेश की, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि क्योंकि बारिश का मौसम है, मानसून के मौसम में काम धंधा बहुत नहीं चलता है लोगों का, किसानी भी फसल जो है वो दिवाली तक आती है, तो उन्होंने 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो राशन की देने की बात कही, मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक मिलेगा, और नवंबर तक उस योजना को बढ़ा दिया है, गरीब कल्याण योजना के ये लिए। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, भारत कोई साधारण देश नहीं है। जी और उन्होंने तुलना की, यूरोप के देशों से तुलना की, ब्रिटेन से तुलना की, जी यूरोपियन उससे तुलना की, अमेरिका से तुलना की। अमेरिका एक से बहुत 2.5 बड़ा गुना बहुत जनसंख्या बड़ा ज्यादा राष्ट्र है, थी। इतना जी बड़ा राष्ट्र है, इतनी बड़ी आबादी है
और इतने लोगों को संभालना, इतने बड़े परिवार को संभालना, आज हम अपने परिवार में 1 2 5 बच्चों को नहीं संभाल पाते, इतने बड़े देश को संभालना ये साधारण चुनौती नहीं है। पर प्रधानमंत्री क्योंकि इस देश की रूट्स को जानते हैं, इस देश की जड़ों को जानते हैं, बहुत नीचे से संघर्ष करके आज उन्होंने यात्रा हासिल की है, बहुत छोटे शहर से आकर के उन्होंने आज प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद स्वीकार किया है, तो उनको रास्ते पता है कि क्या क्या दर्द हैं लोगों के, क्या कष्ट है लोगों के, किस मुसीबत से 2 वक्त की रोटी आम आदमी इंतजाम करता है, इस बारे में उनको पता है। इसलिए वो इस प्रकार की चिंताएं कर रहे हैं। और फिर उनको ये भी पता है कि आने वाला समय त्योहारों का समय, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आने वाला समय लगातार त्योहारों का समय है। अभी 15 अगस्त के बाद लगातार त्योहारों को झड़ी लग जाएगी, नवरात्रि से लेके सारे बड़े त्योहार, दीपावली, नया साल फिर आएगा, लगातार त्योहार आने वाले हैं। त्योहारों में खर्चे होंगे और खर्चों में ज्यादा खर्चे होते हैं। तो इस प्रकार से उनको इस देश के जनमन का, इस देश की शक्ति का, इस देश की जो चिंताएं हैं वो उनको पता है। शायद इसके नाते वो इस प्रकार की बातें करते हैं और हमारे सामने वो अक्सर इस प्रकार का एक मोटिवेशनल संदेश लेकर के आते हैं ताकि लोगों का मन न टूटे, उनको लगे कि कोई हमारे साथ खड़ा है। भारत की सरकार, भारत का प्रधानमंत्री और भारत की इतनी बड़ी जो जनशक्ति है वो उनके साथ खड़ी है। ये संदेश वो लगातार हमें देना चाहते हैं। जी, और 90,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च ये राशन वितरण में होगा अगले 3 महीने तक। और इसके साथ ही उन्होंने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का भी जिक्र किया कि जो कुछ राज्यों में लागू हो चुका है, कुछ राज्यों में और लागू हो जाएगा। ये मजदूरों के लिए कितना अहम होने वाला है, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मुझे लगता है कि बहुत विजनरी कदम है कि आप इस राष्ट्र के नागरिक हैं जी, साथ साथ आप राज्य के भी नागरिक हैं, अपने शहर के भी नागरिक हैं। तो एक जो नागरिकता का सारा जो विषय है वो भी इसके बहाने हो रहा कि एक देश में रहने वाला हर व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में जाके प्रवास कर सकता है, वहां पर कमाई कर सकता है, वहां पे रोजी रोजगार कर सकता है, उसका एक राशन कार्ड होगा। और ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति की जहां भी देश के किसी कोने में भी सेवा दे रहा है, जैसे मजदूर हैं या कामगार हैं या साधारण लोग हैं, छोटी नौकरियां करने वाले लोग हैं, वो अंततः तो राष्ट्र का काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो देश के किसी भी हिस्से में कर रहे हैं तो वो राशन से वंचित ना हो। उनकी जो मूलभूत जरूरत है, पेट सबसे बड़ी जरूरत है, पेट भर जाएगा तो आगे की भी आप सोच पाएंगे। तो कम से कम उनकी जो पेट की जरूरत है, जो राशन कार्ड के बहाने चलने वाली है, उसकी चिंता उन्होंने की। और मुझे लगता है बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। एक देश एक राशन कार्ड जो है ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। हम उनके फैसलों को देख रहे, चाहे जनधन की उन्होंने बात की, चाहे एक राशन कार्ड की बात की, या जो भी वो बातें कर रहे हैं वो देश को जोड़ने वाली है, देश में आत्मीयता बढ़ाने वाली है, एक सूत्रता बढ़ाने वाली है और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने वाली है। जी जी। और एक और महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने दिया है, काम भी करना है और आगे भी बढ़ना है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए वो कभी भी हमें निराश नहीं करते। सबसे जो बड़ी बात होती है एक राष्ट्र नायक की, एक राष्ट्र नेता की जो सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो कभी निराश नहीं होता, कभी हताश नहीं होता। वो अपने लोगों के मन में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, रोने के लिए तो बहुत कुछ है कि ये उजड़ गया, ये खत्म हो गया, सब खत्म हो जाएगा, सब सड़ जाएगा, कहने के लिए हम तमाम चिंताएं कर सकते हैं, रोज रो सकते हैं, आर्तनाद कर सकते हैं, देश की हजारों समस्याओं की बात करते हुए नकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। पर एक राष्ट्रनायक जो होता है, जो देश का विचार करने वाला व्यक्ति होता है, वह अगर निराश हो गया, वह अगर हताशा की बातें करने लगा, वह अगर कहने लगा कुछ नहीं हो सकता, तो कैसे देश का मन तो टूट जाएगा। इसलिए वो देश के हजारों हजार लाखों लाख लोगों को ये प्रेरणा देते हैं कि कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी अगर हम चाहेंगे, भारत की इतनी बड़ी जनशक्ति है, इतनी विपुल आबादी भारत की है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर हम सब मिलकर साथ में खड़े होंगे, हाथ से हाथ जोड़कर खड़े होंगे, तो जरूर एक बड़ा परिवर्तन आएगा और इस संकट से भी निजात पाएंगे। तो एक प्रेरणा वाली बात है और इस नाते माननीय प्रधानमंत्री का हमको अभिनंदन करना चाहिए कि हमेशा प्रेरित करने की, हमें शक्ति देने की, संबल देने की और अपने बल पर खड़ा होने की बात कहते हैं, जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से कही। वो अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम स्वावलंबी बनेंगे। ये वो बात है जो शायद महात्मा गांधी कह रहे थे और जिस बात को हम समझ नहीं पाए और गांधी का रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे गए। आज उन्होंने फिर से महात्मा गांधी की याद दिलाई है, फिर से उन्होंने दीनदयाल जी की याद दिलाई, अंत्योदय की, फिर से उन्होंने याद दिलाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। ये जो राष्ट्रनायक हमारे सोचते थे कि अंतिम व्यक्ति का विचार करेंगे, उनको स्वावलंबी बनाएंगे, भारत के गांव और भारत आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, उस दिशा में भारत प्रयाण कर चुका है। और मुझे लगता है एक लंबी यात्रा भी हमें तय करनी है और प्रधानमंत्री ने इस ओर हमें इशारा किया है। जी, और 2.25 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने आंकड़े का जिक्र किया है कि जो पिछले 3 महीने में, 4 महीने में गरीबों के लिए खर्च किए गए हैं, आगे भी खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि 90,000 करोड़ से ज़्यादा का राशन के लिए खर्च होने वाला है। तमाम उन्होंने अपने जो गरीबों के लिए पूरा, आज का अगर देखें, आज का राष्ट्र के नाम जो संदेश था उसमें पूरी तरह से फोकस जो देखा जाए, जो निर्धन है, जो कमज़ोर तबका है, जो किसान है, उनके ऊपर था।
देखिए, हमारे जितने राष्ट्रनायक हुए, आज़ादी के आंदोलन का मूल्य ही यही है। जी जो जो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसमें सबसे बड़ी चिंता क्या, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी, जी वह अंतिम व्यक्ति की ही बात किया करते। वो कहते जी थे कोई भी योजना बनाओ, कोई भी कार्यक्रम बनाओ, कुछ भी प्लानिंग करो, सबसे पहले ये देखो कि जो हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति में जो बैठा व्यक्ति है, उसको क्या मिलेगा। महात्मा बिल्कुल। गांधी ने कहा, ये आपको जंतर देता हूं, जब भी कोई योजना बनाना तो उसका विचार करना। और मुझे लगता है कि आज जो ये सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वह जो भी विचार कर रहे हैं वो अंतिम व्यक्ति का विचार कर रहे हैं। इसी विचार को आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के नाम से कहा, इसी विचार को राम मनोहर लोहिया जी ने समाजवाद के रूप में कहा। तो ये जो सारे हमारे विचारक हैं, आजादी के आंदोलन के नायक हैं, वह अंतिम व्यक्ति का ही विचार करते हैं। और मुझे लगता है कि भारत की जो वर्तमान सरकार है वह भी अंत्योदय का विचार लेकर के, अंतिम व्यक्ति के कल्याण का विचार लेकर काम करती है। और मुझे लगता है यही महात्मा गांधी का रास्ता है, यही स्वावलंबन का रास्ता है, यही आत्मनिर्भर भारत और समर्थ भारत का रास्ता है। इसी रास्ते से भारत की गरीबी खत्म होगी, इसी रास्ते से भारत आत्मनिर्भर बनेगा, हमारी आवश्यकताएं कम होंगी और हम राष्ट्र के निर्माण में ज्यादा प्रभावी योगदान दे सकेंगे। जी। और जो लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक हो रहा है, उसका दूसरा चरण कल से लागू हो रहा है। आज प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में भी लापरवाही का जिक्र किया कि लोग किस तरह से लापरवाही जो बरत रहे हैं। कल से जो नए दिशा निर्देश लागू होंगे, उसमें जो स्कूल नहीं खुलेंगे अभी 31 जुलाई तक, और भी कुछ बंदिशें लागू रहेंगी, लेकिन जो समय है कर्फ्यू का समय वो भी कम कर दिया गया है। और लोगों को प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में भी ये कहा कि लापरवाही बहुत ज़्यादा हो रही है, लापरवाही बरत रहे हैं लोग, और जो नए जो दिशा निर्देश हैं उसमें कहीं लोगों को उनसे इस संदेश से जरूर सीखने को मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लापरवाही हो रही है। जैसे जी। ये कहा गया कि बारातों में 50 से अधिक लोग नहीं जाएंगे, जी। और हम देख रहे हैं हमारे आसपास घटनाएं हो रही हैं जहां बारातों में 100-200 लोग जाके नाच रहे जी, हैं। जी। तो कलेक्टर की परमिशन ले रहे हैं, जी। अधिकारियों की परमिशन ले रहे हैं, झूठ बोल के परमिशन ले रहे हैं, अंत्येष्टि में ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो दुखी करती हैं कि आप आखिर, जब एक नीतिगत फैसला हो चुका है, जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कोरोना के विरुद्ध, और जब लोगों की जान माल का खतरा है, तो कम से कम हम अपने जीवन में तो कम से कम इन चीजों का विचार करें। एक राष्ट्रनायक के नाते प्रधानमंत्री की चिंताएं बहुत स्वाभाविक है कि अगर लोग नियमों पर नहीं चलेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे, तो आखिर कितने लोगों को सरकारें बचाने का काम करेंगी। आज अस्पतालों की हालत क्या है। तो ये आपको कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा कि अपने स्तर पर कोरोना को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते मेरा धर्म क्या है। हम सरकारों की आलोचना करने के लिए आगे आते हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना करने के लिए आगे आते हैं, राज्य सरकारों की आलोचना करने के लिए आगे आते हैं, अस्पतालों की आलोचना प्रारंभ कर देते हैं, पर अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मैं कौन सा कदम उठा रहा हूं, एक नागरिक के नाते मेरा धर्म क्या है। अगर हम इसका विचार करेंगे, यानी अधिकार बोध के बजाय अगर हमारे अंदर थोड़ा कर्तव्य बोध पैदा हो जाए, एक नागरिक चेतना पैदा हो जाए, नागरिक बोध पैदा हो जाए, तो कोई ऐसी समस्या नहीं जिससे हम लड़ नहीं सकते। कोरोना तो बहुत छोटी बात है, देश की तमाम जो समस्याएं हैं उससे हम अपने नागरिक चेतना के आधार पर हम लड़ सकते हैं और उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी संजय जी, आपने काफी करीब से अध्ययन किया है प्रधानमंत्री जी को, और आपने एक पुस्तक भी लिखी है, मोदी युग संसदीय लोकतंत्र का नया अध्याय। उस लिहाज से मोदी जी को किस तरह देखते हैं आप? जी, मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद भारत को एक ऐसा राष्ट्रनायक मिला है जिसको देश की मूलभूत समस्याओं की समझ है, जो देश की रूट्स को जानता है, जड़ों को जानता है, जो बहुत गरीबी से निकल के आया है, बहुत सामान्य परिवार से निकल के आया है, और बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद वो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। उसके पहले वो 12 साल वहां गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। तो मुझे लगता है ऐसा अनुभव संपन्न व्यक्ति, ऐसा समाज जीवन में रचा बसा व्यक्तित्व जब हमारे बीच में आता है, उसके हाथ में जब देश की कमान होती है, तो हम बहुत सारी उम्मीदों से भरे होते हैं। और मुझे लगता है कि ये जनता ने जो लगातार उन पर 2 बार विश्वास किया, शायद इस नाते विश्वास किया कि वो एक उम्मीद जगाने वाले नेता हैं, एक भरोसा जगाने वाले नेता हैं। देश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए जो निर्णय क्षमता चाहिए, उस निर्णय को ले सकने की क्षमता वाले व्यक्ति हैं। शायद इसलिए लोगों ने उन पर विश्वास प्रकट किया है, और मुझे लगता है उस दिशा में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, और उन्हें काम करना भी चाहिए कि ऐतिहासिक दायित्व देश की जनता ने उनको दिया है कि वो देश के संकटों से, इस देश महादेश को तमाम समस्याओं से उबारने के लिए काम करें। इसके लिए उनको दायित्व मिला है, और उस दायित्व बोध को उनको पूरा करना ही होगा। जी। और एक आम भारतीय की जो मानसिकता है, लोग क्योंकि विपक्ष भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और उठाते रहे हैं, विश्व से तुलना की जाती है। कोरोना के काल में जो, क्योंकि शुरुआत भारत से नहीं हुई, विदेशों से हुई, वहाँ से तुलना की जाती है। भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है, उस हिसाब से जो संक्रमण का फैलाव है
वो बहुत कम है। और सरकार, जैसा कि संदेश में भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जो लॉकडाउन का असर है उसका विदेशों में तक चर्चा हो रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने जो लॉकडाउन है, कड़ा लॉकडाउन जो पालन किया, उसके असर से उतना प्रसार नहीं हुआ संक्रमण का, कोविड-19 उतना फैलाव नहीं हुआ जितना कि विदेशों में हो रहा है। और उन्होंने अपने उसमें जिक्र भी किया कि जो यहाँ जितना गरीबों को फायदा पहुंचाया जा रहा है वो 2.5 गुना जनसंख्या का अमेरिका से है, और दूसरे विदेशों से भी आपने जिक्र किया उन्होंने। देखिए, कुल मिला के जो समझने की बात है कि जी। भारत एक बहुत बड़ा देश है, जी। इतनी बड़ी आबादी है, और अगर हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाते, हमारी जी। सरकारें लॉकडाउन का प्रयास नहीं करती, जी। तो आज इतनी बड़ी आबादी वो कितनी बड़े संक्रमण का शिकार हो सकती थी। आज भी हिंदुस्तान का 1% व्यक्ति भी कोरोना का शिकार नहीं, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। जी। 1% व्यक्ति को भी कोरोना का रोग नहीं पहुंचा उन तक। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने नियम लागू किए, जिस तरह से जनता ने बढ़कर सरकारों का साथ दिया, नियमों के पालन में सहयोग किया, और जिस तरह से स्वानुशासन बना करके लोग इसका पालन करते रहे, इसके नाते ये चीज हुई है। और मुझे लगता है कि अब लॉकडाउन खुल जाने के बाद हम ये ना समझें कि बहुत अच्छे दिन आ गए हैं और आज़ादी मिल गई है। इस लॉकडाउन के खुलने के बाद भी हमें अपने नियम, कानून, अनुशासन वही बना के रखने हैं जो पिछले 3 महीने हमने जिस तरह से काटे हैं। उस तरह से ही न्यूनतम घरों से निकलता, अपने आवश्यक काम होने से घर से जाना, सब प्रकार के नियमों का पालन करना, हाथों को बिल्कुल धुलते रहना, सैनिटाइज करते रहना, स्वच्छ स्थानों पर जाना, भीड़ नहीं लगाना, बाजारों में मजमा नहीं लगाना, शादियों में भीड़ कम करना, अंत्येष्टि के समय कम से कम लोगों का जाना। यानी अगर नियमों का पालन हम करेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया के तमाम देश जिस तरह प्रभावित हुए हैं उस तरह प्रभावित होने बच सके। देखिए, दूसरी बात है, भारत में लोकतंत्र है, यहाँ पर एक सीमा से ज्यादा आप कड़ाई का उपयोग नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा लोगों को आप कड़ाई के साथ, डंडे के साथ नहीं, चीन नहीं है, ये भारत है, लोकतंत्र है, हर चीज में यहाँ विरोध आ जाता है, तो आप बहुत कड़ाई नहीं कर सकते। तो इसलिए एक ही रास्ता है कि हम स्व अनुशासन अपनाएं, स्वयं ही अनुशासित हों, स्वयं ही अपने परिवार को, अपने बच्चों को, जो भी हमारे लोग हैं उनके साथ जुड़ करके स्वानुशासन का पालन करें और इस कोरोना की जंग को जीत जाए। कोई बहुत लंबी बात नहीं है, थोड़े दिनों में इसका टीका आ जाएगा, इसका इलाज आ जाएगा। जब इसका इलाज आ जाएगा हमारा जीवन मुक्त होगा। जैसे देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा जी ने कहा कि 2020 का साल है, हमें अपनी प्राण रक्षा करने का साल है। इस साल अपनी जान बचा लीजिए, अगले साल आपको जितनी ऐश करनी हो, जितने मजे करने हो, सिनेमा देखना हो, बाजारों में घूमना, सब करिए, पर यह वर्ष कहीं ना कहीं हमें अपने परिवारों को और स्वयं को बचाने का समय है। और हम अगर इस वर्ष ये जंग जीत ले गए तो एक दुनिया के अंदर हमारे भारत का नाम रोशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और उन्होंने, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का और लापरवाही ना बरतने का, शुरुआत भी इससे की थी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की, और आखिर में भी उन्होंने ये कहा, 2 गज की दूरी का उन्होंने कहा, और जो लापरवाही है उसका भी बार बार उन्होंने जिक्र किया, और कोरोना वॉरियर्स का भी उन्होंने, जो पुलिसकर्मी हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनकी भी उन्होंने सराहना की अपने। देखिए, निश्चित रूप से, मतलब आप सोचिए कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो बार बार आपको याद दिला रहा है, और किस लिए याद दिला रहा है? ताकि आप सुरक्षित रहें। उनको कोई समस्या नहीं है, वो तो एक सुरक्षा घेरे में बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, पर उनको चिंता है इस देश की, इस देश के आम आदमी की, उन लोगों की जो सड़कों पर रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो सामान्य तरीके से जीवन यापन करते हैं, उनके लिए उनकी बार बार समझाइश है कि आप सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर लोग सुरक्षित रहेंगे, नागरिक सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, तो सब कुछ अच्छा चलेगा। और हम जो परिणाम लाना चाहते हैं, एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, एक आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इस देश की अर्थव्यवस्था को, इंजन को गति दे पाएंगे। यदि पूरा देश बीमार हो गया, पूरा देश बेहाल हो गया, लोगों के घरों से लाशें निकलने लगी, आखिर क्या होगा? इसलिए वो बार बार इस बात की चिंता कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी जरूरी है, आपके जीवन के लिए, इस राष्ट्र के जीवन के लिए, और हम सब के लिए। जी जी जी। और अगर सार की हम बात करें, फिर से सार की ही बात होगी, जो लोगों को उम्मीद थी प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश की, जब उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी, तो लोगों को बहुत उम्मीद थी। उस उम्मीद पर कितने अंक देंगे, या किस हिसाब से आंकेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन को? जी, प्रधानमंत्री को आंकने का तो मुझे अधिकार नहीं, पर मैं तो ये मानता हूं कि एक राष्ट्र नेता की निष्ठा को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, कि वह व्यक्ति एक लड़ाई में लगा है अपने लाखों लोगों को लेकर के, उनकी जो ईमानदारी है, उनकी जो प्रामाणिकता है, उनकी जो देश के लोगों के प्रति भक्ति है, उनका जो देश के लोगों के प्रति भाव है, उसको देखा जाना चाहिए। अगर वह आप देखते हैं
उनकी मेहनत को देखते हैं, उनकी प्रामाणिकता देखते हैं, कितनी ईमानदारी के साथ वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसको देखते हैं, तो आपको उनको 10 में 10 अंक देने पड़ेंगे। लेकिन यह भी सवाल है कि जनता अपने को कितना अंक दे, कि क्या प्रधानमंत्री जिस निष्ठा के साथ, क्या प्रधानमंत्री जिस तंदेही के साथ रात दिन इस प्रयास में लगे हुए हैं, क्या जनता भी 10 में 10 नंबर पाने के हकदार है? तो मुझे लगता है कि जनता को 10 में 10 नंबर नहीं मिल सकते, क्योंकि लापरवाहियां हमारी ओर से हो रही हैं, कमियां हमारी ओर से हो रही हैं। सरकार तो अपने पूरे प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री लगे हुए, सभी मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, सभी राज्य सरकारें लगी हुई हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, पुलिस के लोग लगे हुए हैं, कोरोना वॉरियर्स, पत्रकार लगे हुए हैं, मीडिया के लोग लगे हुए हैं, पर क्या जनता भी उसी भाव से लगी हुई है? तो कहीं ना कहीं जनता को यह बात देखनी पड़ेगी। बार बार प्रधानमंत्री इसलिए राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए आ रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात कहने के लिए नहीं आए थे, पर बहुत छोटी बात है, पर बहुत गहरी बात है। वो आपको एक कहने आए हैं कि आप सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें और इस कोरोना की जंग को आसानी के साथ जीतने का रास्ता तय करें। जी, चुनौती भी दोहरी है, बिल्कुल तलवार की धार पर चलने जैसा है कि एक तरफ अर्थव्यवस्था को भी संभालना है और दूसरी तरफ कोरोना का जो संक्रमण है, कोविड-19 है, उस पर भी हमें विजय हासिल करनी है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अर्थव्यवस्था का अपनी जगह संकट है, पर लोगों के जानमाल का भी संकट है। उन्होंने देखिए कि राष्ट्रनायक की क्या एक पहचान होती है। अमेरिका जैसे देश भी लॉकडाउन नहीं कर पाए जी, पर हमारा नेता ऐसा है जिसने अर्थव्यवस्था के ऊपर लोगों की जान माल को तरजीह दी। आप इस बात को समझिए, इस प्रामाणिकता को समझिए कि कितना उनका देश की आम जनता के प्रति अनन्य प्रेम है, जबकि वो एक ऐसे राज्य से आते हैं जो एक बिजनेस मॉडल पर चलने वाला स्टेट है, जहां पर औद्योगिकरण इतना ज्यादा हुआ है, जहां पर बिजनेस को बहुत महत्व दिया जाता है। पर उस राष्ट्र नायक ने, नरेंद्र मोदी ने, देश की जनता के स्वास्थ्य को महत्व दिया, ना कि अर्थव्यवस्था को। उनका यह कहना कि जान है तो जहान है, अगर हम रहेंगे तो कल हमारी अर्थव्यवस्था भी रहेगी, क्योंकि लोग अगर सुरक्षित रहेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, तो कल हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभाल लेंगे। इतने लाखों लाख लोग लग करके रात दिन काम करेंगे, निश्चित रूप से यह देश जो है, जो वो चाहते हैं उस सपने को पूरा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज के समय में हमें अपनी सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए और अपने सुंदर जीवन के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए। और अनलॉक 2 में आपकी तरफ से, अनलॉक 2 क्योंकि कल दिशा निर्देश कल से जारी हो जाएंगे, आपकी तरफ से लोगों को क्या संदेश है या क्या आप उम्मीद करते हैं कि जो अनलॉक 2 में किस तरह का लोगों का व्यवहार हो और किस तरह वो खुद का और दूसरों का भी ख्याल रखें? अनलॉक 2 का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, बिल्कुल मास्क लगा के रहें और मास्क लगाए बिना बिल्कुल घरों से बाहर न निकलें। पहला संदेश तो ये है, मैंने मास्क लगा लिया है, आप भी मास्क लगा के रहें। और 2 गज की दूरी की जो बात बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वो शारीरिक दूरी है, दूरी बना के रखें और अपने हाथों को धुलते रहें, बिल्कुल प्रॉपरली धुलते रहें। अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का, सबका ध्यान रखें। और इस बीच में कोई गरीब, कोई असहाय व्यक्ति है जिसको मदद की आवश्यकता है, उसकी मदद जरूर करें। लोगों के संकट में साथ खड़े हों, अपेक्षित संवेदना के साथ खड़े हों। और मुझे लगता है एक राष्ट्र प्रेमी की, एक भारत के प्रति प्रेम करने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने लोगों के साथ खड़ा हो, हर संकट में जो दुख दर्द में लोग हैं उनके साथ खड़ा हो। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, यही नागरिक का धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, उसमें उन्होंने कई जिक्र किए हैं कि जो 3 महीने तक गरीब कल्याण योजना है उसमें राशन दिया जाएगा। उन्होंने बार बार लापरवाही का जिक्र किया। अनलॉक 2 जो है वो कल से लागू हो जाएंगे, उसके नियम। मैं अगर दूसरे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो विश्व के नेता के तौर पर उभरे हैं, कुछ एक सवाल उस पर भी मैं लेना चाहूँगा। मैंने आपकी पुस्तक का भी जिक्र किया, मोदी युग, जो संसदीय लोकतंत्र का नया अध्याय। आप इस कोरोना काल में, क्योंकि आपदा में भी अवसर, और अगर देखा जाए कि आपदा में अवसर का उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा है, कितना कद की अगर हम बात करें, दूसरे विदेशों में भी उनकी चर्चा हुई है, तारीफें हुई हैं, उनकी जो योजनाएं हैं उनकी तारीफें हो रही हैं विदेशों में भी। देखिए, मुझे लगता है कि जब भारत जैसे बड़े देश का आप नेतृत्व करते हैं, इतनी बड़ी आबादी का आप नेतृत्व करते हैं, तो वैसे ही आप राष्ट्र नायक बन जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह राष्ट्र के, दुनिया के तमाम जो बड़े बड़े ताकतवर नेताओं थे उनसे उन्होंने व्यक्तिगत संपर्क बनाए और भारत की जो शक्ति है उसको उन्होंने विज्ञापित किया। भारत में शक्ति नहीं, ऐसा नहीं था, पर उन्होंने भारत की शक्ति को विश्व मंच पर स्थापित किया। उन्होंने बताया कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी वेल्थ क्या, हमारी ताकत क्या है, हम कितने बड़े देश हैं, हम कितने बड़े लोकतंत्र हैं, और भारत की जो संभावनाएं हैं वो दुनिया के सामने उन्होंने रखी। और जब भारत की इन संभावनाओं का प्रकटीकरण हुआ,
जब लोगों ने जाना कि भारत किस प्रकार का देश है और एक मजबूत नेतृत्व हमको मिला, एक ऐसी लीडरशिप हमको मिली जो निर्णय ले सकती है। देखिए, सरकार में सबसे बड़ी अहम बात होती है कि निर्णय लेना और उसका क्रियान्वयन करवा ले जाना। तो निर्णय लेने के हर सरकार ने निर्णय लिए हैं, अनेक सरकारों ने निर्णय लिए हैं। सरकार निर्णय लेती है, क्रियान्वयन उस प्रकार से नहीं हो पाता। तो निर्णय और क्रियान्वयन दो ही चीजें सरकार की वो चीज है कि आपने फैसला लिया, डिलीवरी का स्तर क्या है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार कई मामलों में, इस मामले में बहुत अच्छी है कि वो फैसले भी ले रही है, क्रियान्वयन भी कर रही है और पारदर्शिता की तरफ भी बढ़ रही है। कि जिस तरह से बैंक ट्रांसफर शुरू हुए, उससे बीच का भ्रष्टाचार कम हुआ और जनधन खाते का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कि जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी भारत की सरकार में आनी चाहिए, हमारी व्यवस्थाएं कैसे पारदर्शी बने, किस प्रकार से लोगों को सीधी राहत मिल सके, इस प्रकार की अगर व्यवस्थाएं सरकार ने बनाई हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है जनता का समर्थन इसलिए भी उनको मिल रहा है। जनता का समर्थन सिर्फ इस नाते नहीं मिल रहा है कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं, बड़ा उनका त्यागमय जीवन है, शायद इसलिए मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जनता को लाभ मिल रहा है, उनको मकान मिले, उनको शौचालय मिले, और विद्यालयों में आज अध्यापक जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं एक साथ, और एक जागता हुआ हिंदुस्तान है, आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है, एक ऐसा हिंदुस्तान है जो अपने सपनों में रंग भरना चाहता है, एक ऐसा हिंदुस्तान है जिसने निराशा की चादर फेंक दी है। अब वो निराश और हताश नहीं है। बीच के समय में कुछ समय ऐसा आया जब लोगों को लगा इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने लोगों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं, उन्होंने उनको सपने देखने के लिए बाध्य कर दिया है। दूसरा, उन्होंने ये बात भी, जो राजनेताओं के प्रति सम्मान समाप्त हो गया था, राजनेताओं के प्रति इज्जत खत्म हो गई थी, उसकी भी नरेंद्र मोदी ने वापसी की है कि राजनेताओं या राजनीति से कुछ बदल सकता है। थोड़े समय ऐसे लगा कि राजनीति से कुछ नहीं हो सकता या राजनीति हमारे किसी काम की नहीं है। तो एक लोकतंत्र की मजबूती भी उनके नाते हुई है, जिसमें आम जनता अब सपने देखने लगी है, और वो एक सपनों को जगाने वाले, सपनों को देखने वाले नेता के रूप में हमारे सामने आए जी। और बहुत चुनौतीपूर्ण है कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां जनसंख्या इतनी ज्यादा है और विभिन्न तबकों के लोग रहते हैं, ऐसे में चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो श्रमिक हो, मजदूर हो, आम लोग हों, इस कोरोना काल में सभी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, लाभ पहुंचाने की, और उनकी हानि जो हुई है उनको कम करने की कोशिश की गई हो। चाहे वो 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है, राहत पैकेज है, उसकी बात हो, या फिर राशन, गरीबों को राशन पहुंचाने की बात हो, या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके जो कर्जे हैं उनको आगे बढ़ाने की बात की गई। तो कहीं ना कहीं, और ब्याज में राहत देने की बात की, हर वर्ग को इस सरकार ने कोरोना काल में राहत देने की कोशिश की है और काफी हद तक सफलता भी मिली। देखिए, एक टीम लीडर की तरह उन्होंने काम किया। सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर एक भारत इंडिया की जो टीम है उसको लेके वो साथ चले। सारे देश के मुख्यमंत्रियों को साथ बिठाया, नेताओं को साथ बिठाया, समाज के विभिन्न वर्गों से बात की, उनके फीडबैक लिए, और उसके आधार पर जो है ये फैसले हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक राष्ट्र नायक को जो करना चाहिए, अधिक से अधिक संवाद, अधिक से अधिक फीडबैक लोगों से लेकर के, किस प्रकार से क्या नीतियां बने, क्या। देखिए, एक वैश्विक संकट था, ये कोई प्रायोजित संकट नहीं था या किया हुआ संकट नहीं, वैश्विक संकट था। इस वैश्विक संकट के सारे देश शिकार थे, सबको इसका नुकसान हुआ है। वैश्विक स्तर पर मंदी और अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। ऐसे में ये हम नहीं कह सकते कि नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो बहुत हुआ है, बहुत आर्थिक संकट गहरा हुआ है, अनेक लोगों की नौकरियां गई हैं, तमाम लोगों के वेतन कम हुए हैं। पर इस सब के बावजूद सरकार का जो कर्तव्य होता है वह लोगों को संबल दे, अपने नागरिकों के साथ खड़ी रहे, अपने नागरिकों को न्याय दिलाने का प्रयास करे और अपनी व्यवस्था को अधिकतम न्यायपूर्ण बनाए, अधिकतम न्यायपूर्ण बनाए, उनके साथ खड़ी रहे। तो ये संबल देने का जो काम सरकार का था वो बड़ी मात्रा में हुआ है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता के होते हुए और एक टीम को लेकर चलने की जो उनकी भावना है, सारे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो करके सभी मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर के जिस तरह उसे चल रहे हैं, वो अपने आप में अप्रतिम है। और इस कोरोना संकट में जो उनकी भूमिका है वो उन्हें वैसे ही वैश्विक नेता का दर्जा दिला देती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना अपने विचार रखने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उसमें कई महत्वपूर्ण उन्होंने जो घोषणाएं की, सबसे महत्वपूर्ण घोषणा अगर कही जाए तो वो 3 महीने तक, अगले 3 महीने तक मुफ्त राशन की जो उन्होंने घोषणा की है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, करीबन 90,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आएगा, लेकिन जो 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा अगले 3 महीने तक। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अनलॉक
2 की जो दिशा निर्देश हैं वो कल से लागू हो जाएंगे। उन्होंने बार बार चेताया, अपने संदेश में उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह लोगों ने अनुशासन का पालन किया था, घरों में रहे थे, जो नियमों का पालन किया था, वो अब नहीं कर रहे हैं। लिहाजा आपसे, लोगों से, सभी से ये उम्मीद है कि वो अनलॉक 2 में भी नियमों का पालन करें। जो दूरी है, सामाजिक दूरी की बात की जा रही है, वो उसका पालन करें, मास्क लगाएं और जो सरकार की तरफ से जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करें और लापरवाही कतई ना बरतें। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। और हम प्रोफेसर साहब का धन्यवाद देना भूल गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश।